जिस घड़ी का हमें इंतजार था वो घड़ी आ गई है। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि कुमा सैटर्न को पंच करने वाला है, लेकिन हमें पता नहीं था वो पंच लैंड करेगा या नहीं। तो फाइनली हमें पता चल चुका है कि कुमा का पंच सैटर्न के फेस पे लैंड कर चुका है और सैटर्न का जबड़ा टूट चुका है। तो टाइम को ना गवाते हुए हम स्ट्रेट अपने चैप्टर के ऊपर आते हैं और हमारे इस चैप्टर का नाम होने वाला है थैंक यू डैडी। चैप्टर स्टार्ट होने से पहले हमें दिखाया जाता है चूहों की वेडिंग के लिए उनके लिए केक बना रहे थे और फिर स्ट्रेट हम अपने चैप्टर के ऊपर आते। इससे पहले कि कुमा का पंच सैटर्न के फेस पे लैंड करता, उसे अपनी लाइफ की कुछ झलकियां दिखाई देती है जो कहीं ना कहीं सैटर्न से जुड़ी हुई भी है और कहीं ना कहीं उन झलकियों में आपको सैटर्न मिल भी जाएगा। इन झलकियों में कुमा का जो पास्ट है, जैसे कि कुमा जब स्लेव बनता है और उसके मॉम डैड की जब डेथ होती है, गॉड वैली का इंसिडेंट, जिनी का रोना और जिनी की डेथ हो जाना और बोनी को छोड़ के चले आना, इन सब इंसिडेंट में कुमा का दर्द और कुमा का जो प्यार है वो सब भी झलकता है। तो हो सकता है कुमा की जो पूरी पास्ट लाइफ है वो उसके सामने इसलिए आ रही है, शायद ये उसका आखिरी मोमेंट हो। और ये सब चीजें अगर है, कुमा इतना सब कुछ सोच सकता है, तो इसका मतलब तो यही है कि कुमा का जो विल है वो भी अभी उसके अंदर बाकी है। इससे पहले कि कुमा सैटर्न को पंच मारता, सैटर्न वेगापंक से पूछता है कि ये कुमा यहाँ पे क्या कर रहा है और ये अभी तक मरा क्यों नहीं है, क्योंकि इसे तो मर जाना चाहिए था। क्योंकि जब रेवोल्यूशनरी आर्मी उसे मैरीजोआ से लेके जाती है, मैंने सेल्फ डिस्ट्रक्ट वाला जो बटन था उसको दबा दिया था। इससे पहले कि वेगापंक उसे कुछ बताता, कुमा का जो पंच था वो सैटर्न के फेस पे लैंड हो चुका था। और गाइस, ये जो पंच मारा है ना कुमा ने, कसम से ना दिल खुश हो गया मेरा ये देख के। तो और कुमा का जो पंच का जो इम्पैक्ट होता है ना वो इतना पावरफुल होता है, सैटर्न का जबड़ा तो बाहर आता ही आता है, उसके साथ सैटर्न इतनी दूर जाके गिरता है, जितनी भी एग हेड की बिल्डिंग्स हैं वो उनसे टकरा के उनके मलबे के अंदर दब के रह जाता है। और ये सब देख के मरीन्स की भी तो फट के आत्मा आ जाती है कि आखिर ये सब हो कैसे गया। क्योंकि अगर हम देखें तो कुमा एक स्लेव है और उसने हाई अथॉरिटी जो गवर्नमेंट के हैं उनमें से एक बंदे का जबड़ा तोड़ दिया है। अगर ये सब न्यूज उस बत्तख को पता चल जाए, मॉर्गन को, तो समझ जाओ वर्ल्ड में तो एकदम आग ही लग जाएगी। और जैसे ही सैटर्न दूर जाके गिरता है, उसकी जो पावर्स होती है मिस्टीरियस, जिसकी वजह से जो स्ट्रॉ हैट क्रू है वो कुछ एक्शन नहीं ले पा रहा था, वो भी एक तरीके से फ्री हो जाते हैं। और मेरे दिमाग में एक चीज आती है, जो सैटर्न की मिस्टीरियस पावर है वो कुमा पे वर्क क्यों नहीं करी? क्योंकि अगर वो पावर कुमा पे वर्क करती तो वो पहले ही कुमा का जो पंच है अपने फेस पे लैंड होने नहीं देता। मेरे को जहाँ तक लगता है कुमा अपनी हाकी की वजह से सैटर्न की जो पावर है उसे खत्म कर पाया, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं बताया गया है जो हाकी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेविल फ्रूट से। और ये सब जब चल ही रहा था तो वेगापंक ये सोच रहा था कि आखिर कुमा यहाँ क्या कर रहा है, क्योंकि जब सेल्फ डिस्ट्रक्ट बटन दब चुका है तो कुमा को तो यहाँ होना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और गाइज, हमें जो लगता था कि उसका जो सेल्फ डिस्ट्रक्ट बटन है अगर वो दब जाएगा तो कुमा एक तरीके से ब्लास्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वेगापंक ने उसका एक मैकेनिज्म ऐसा बनाया है जिसकी वजह से एक वो वेपन नहीं बनेगा, बल्कि उसकी जो मूवमेंट है, जो उसके फंक्शन है, वो बिल्कुल बंद हो जाएंगे। और उसके बाद कुमा ना तो किसी के ऑर्डर ले पाएगा और ना ही कुमा मूवमेंट कर पाएगा। एक तरीके से कुमा के ऊपर बिल्कुल फुल स्टॉप लग जाएगा। और ये सब चीजों का वेगापंक के पास कोई साइंटिफिक क्लेरिफिकेशन नहीं था। और फिर वेगापंक एक इम्पोर्टेंट बात कहता है कि बकेनियर ट्राइब्स के पास उनके पावरफुल बॉडी और सुपर स्ट्रेंथ के साथ उनके पास एक और चीज थी। अब ये जो एबिलिटी है वो कौन सी है ये तो ओडा सेंसेई ही बता सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में यहाँ पे कुछ भी रिवील नहीं किया गया है। हो सकता है वो जो एबिलिटी हो वो जॉय बॉय और कहीं ना कहीं एशियन जो टाइम है उससे जुड़ी हुई हो। अब ये बात तो हमें ओडा सेंसेई ही बता सकते हैं कि वो एबिलिटी कौन सी है, और हमें वो एबिलिटी देखने को भी मिल सकती है आने वाले कुछ चैप्टर के अंदर। और फिर स्ट्रेट हम अपने चैप्टर के ऊपर आते हैं। कुमा का यहाँ पे होना, उसका मतलब तो यही है कि कुमा की जो विल है वो कहीं ना कहीं उसके अंदर अभी भी है। क्योंकि कुमा रेवोल्यूशनरी आर्मी के स्ट्रॉन्ग होल्ड से भाग जाता है तो वो डायरेक्ट मैरीजोआ जाता है और वहाँ पे अकाइनू से फाइट करने के बाद वो यहाँ पे आता है। और कुमा का जो पंच है वो कहीं ना कहीं हमें उसकी विल के बारे में बताता है, क्योंकि हम हाकी यूज नहीं कर सकते विदाउट विल की। और उसके बाद हमें देखने को मिलता है कुमा ने सैटर्न का जो जबड़ा है उसे तो तोड़ा है ही, और उसके बाद वो बोनी को पहचान लेता है और फिर वो उसको गले लगाता है। क्योंकि ये वाला जो मूवमेंट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है कुमा और बोनी के लिए, क्योंकि बोनी कब से अपने
फादर को ढूंढ रही होती है और कुमा भी ये सब जो सफर कर रहा है वो सिर्फ बॉनी के लिए कर रहा है। और फिर हमें बॉनी को दिखाया जाता है जो अपने फादर से लिपट के बहुत ज्यादा रो रही होती है और थैंक यू कह रही होती है अपने फादर को। और ये सब देख के तो वेगापंक, सेंटमारू और किजारो भी भावुक हो जाते हैं। और फिर हमें बॉनी दिखाई जाती है जो अपने फादर से कह रही होती है कि उसने उनकी सारी मेमोरीज देख ली है और वो बताती है कि मेरी मॉम कितनी अमेजिंग थी और आपने जो भी मेरे को लेटर भेजे हैं वो मैंने सारे पढ़ लिए हैं। और गाइज ये जो मूवमेंट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है बॉनी के लिए, क्योंकि उसके बाद बॉनी कहती है कि आप दुनिया में कूलेस्ट पर्सन हो इन होल्ड वर्ल्ड। चाहे लोग आपको कुछ भी कहे टायरेंट, मुझे पता है दुनिया में आपसे ज्यादा काइंड कोई नहीं हो सकता। और फिर हमें जब ये हैप्पी सा मूवमेंट चल रहा था हमें दिखाया जाता है सैटर्न वापस अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है। यार जब भी कुछ अच्छा हो रहा होता है ना कुमा की लाइफ में तो ये हराम का ढक्कन उसे खराब करने आ जाता है। और ये सब जब चल रहा था मरीन्स को कहीं पे भी लूफी नहीं मिलता और उनकी फट के हाथ में आ जाती है कि आखिर वो कहाँ गया। देखो हमें लास्ट चैप्टर में ये पता चला था कि लूफी को किसी ने खाना खिलाया है। अगर लूफी ने खाना खा लिया है तो इसका मतलब ये है वो एनर्जाइज तो हो चुका है, लेकिन आखिर वो कहाँ गया है इसके बारे में किसी को नहीं पता। और हमें ये भी नहीं पता कि उसको खाना किसने खिलाया है। इस चैप्टर में हमें ये तो पता चल जाता है वो शायद से किजारू तो नहीं है जिसने लूफी को खाना खिलाया है, हो सकता है वो कैरिबू हो। इसके बारे में हमें कुछ अभी तक तो पता नहीं चला। आने वाले चैप्टर में हमें पता चल सकता है कि लूफी को आखिर खाना किसने खिलाया। और फिर उसके बाद हमें सैटर्न्स को दिखाया जाता है जो रोबल्स में से बाहर आ चुका था और कुमा के पंच ने क्या कमाल किया है। उस पंच का इतना बड़ा कमाल हुआ है ना सैटर्न की बॉडी के ऊपर, जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा खून में लथपथ होता है। और इतना ही नहीं, उसका एक हॉर्न भी टूट चुका था और उसका एक राइट हैंड भी खत्म हो चुका था और उसका एक लिम्स भी। तो आप समझ सकते हो कुमा का जो पंच है वो कितना इम्पैक्टफुल था सैटर्न के ऊपर। देखो गाइस ये वाला जो पंच है ना वो वन पीस के जो एपिक पंच है ना उसमें शुमार हो चुका है। और फिर सैटर्न वेगापंक से पूछता है आखिर ये सब कैसे हुआ और कुमा यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या तुम मुझे इसकी एक्सप्लेनेशन दे सकते हो और क्या इसमें तुम्हारा हाथ है। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो वेगापंक है वो बोलता है कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है और इसकी मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता और मेरे पास जो इसकी एक्सप्लेनेशन है वो है सिर्फ लव। लव की वजह से कुमा यहाँ पर है। और गाइस ये वाला आंसर सुन के तो सैटर्न भी चकरा गया होगा और वो कह रहा होगा कि ये लव वव कुछ नहीं होता और एक ये ह्यूमन बॉडी का एक माल फंक्शन है बस और कुछ नहीं। और फिर हमें सैटर्न दिखाया जाता है जो कहता है कि चलो जो भी था अब वो खत्म हो चुका है और तुम्हारा यहाँ रहने का जो पर्पस था वो भी खत्म हो चुका है। और फिर हमें दिखाया जाता है सैटर्न अपनी जो बॉडी है उसे दोबारा से रीजनरेट कर रहा होता है। यार उसकी जो रीजनरेशन पावर है ना वो कमाल की है। वो पूरा का पूरा अपना एक हाथ बना लेता है, हॉर्न उगा लेता है। तो तुम समझ सकते हो जितनी भी उसकी बॉडी पे इंजरी थी वो एकदम से खत्म हो जाती है। और ये सब देख के तो ऐसा लग रहा था कि सैटर्न को कभी चोट लगी ही नहीं है। और ये सब देख के तो सांजी भी शॉक में आ जाता है, आखिर ये अपने आप को कैसे रीजनरेट कर रहा है। और फिर उसके बाद सैटर्न कुमा पे हमला कर देता है और फिर बॉनी उससे कह रही होती है कि फादर तुम रास्ते में से हट जाओ, लेकिन कुमा आखिर कैसे अपनी बेटी को छोड़ के जा सकता है। और फिर हमें दिखाया जाता उसी वक्त सांजी अपनी लाइटनिंग स्पीड से सैटर्न के अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है। हाँ गाइस सांजी ने आखिर दिखा दिया उसकी जो कैपेबिलिटी है वो कितनी है। और नॉट इवन सांजी। और फिर हमें दिखाया जाता फ्रैंकी अपनी रेडिकल बीम से तैयार खड़ा होता है और फिर सैटर्न के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है जिसकी वजह से सैटर्न की बॉडी के अंदर छेद हो जाता है। तो आप समझ सकते हो गाइस ये वाला जो मूवमेंट है ना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद जो स्ट्रॉ हैट क्रू है ना वो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं दिखाया जाएगा कि वो बिल्कुल हेल्पलेस है और आपको लगेगा कि हाँ ये योंको के क्रू मेंबर है। और जब ये सब चल रहा था फिर किजारो उठ जाता है और स्ट्रॉ हैट क्रू से कहता है तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रो कर चुके हो तो अब आओ अपना दम मेरे ऊपर दिखाओ। और फिर किजारू फ्रैंकी के ऊपर अटैक कर देता है और उसके बाद फ्रैंकी बहुत दूर जाके गिरता है। और गाइस एक चीज तो है जो सैटर्न की रीजनरेशन पावर है ना वो कमाल की है, क्योंकि जब रेडिकल बीम फ्रैंकी उसके ऊपर करता है उसके बाद भी वो बंदा ना आराम से खड़ा होता है और उसकी बॉडी दोबारा से रिकवर कर जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कुमा बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रहा होता। फिर वेगापंक एटलस से कहता है देखो गाइस हो सकता है जो सेल्फ डिस्ट्रक्ट स्विच था ना अब वो कुमा पे वर्क कर रहा हो, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका जो पर्पस था अपनी लड़की से मिलना उसे बचाना वो एक तरीके से पूरा हो चुका है। और गाइस एक चीज तो हो सकती है वेगापंक अगर ये चीज करने में पॉसिबल रहा कि वो कुमा के अंदर उसकी जो मेमोरीज है और उसकी जो विल एक तरीके से वो डाल पाए तो वो कहीं ना कहीं दोबारा से
हाफ ह्यूमन ही सही, लेकिन वो एक ह्यूमन फॉर्म में तो आ ही जाएगा। और अगर ये चीज होती है ना गाइस, ये बहुत बढ़िया होगी कुमा और बॉनी के लिए, और उनके लिए एक तरीके से ये हैप्पी एंडिंग होगी। और फिर हमें दिखाया जाता है सैटर्न और किजारू कहते हैं कि कुमा के आने के बाद यहाँ पे काफी बड़े बड़े नाम आ चुके हैं, तो अब टाइम आ चुका है इन सबको एक साथ खत्म करने का। और ये सब कह के किजारू थोड़ा सा सैड हो जाता है, और ये सब देख के तो वेगापंक भी किजारू से कहता है लगता है तुम्हारे दिल ये सब हैंडल नहीं कर पा रहा और तुम काफी सैड फेलो हो किजारू। और फिर किजारू वेगापंक से कहता है ये मेरे लिए थोड़ा अनसाइटेडली है, मेरे को मेरे डार्क सनग्लासेस लेके आने चाहिए थे। देखो हमें ये तो पता है कि किजारू का सेंटोमारू से बहुत तगड़ा कनेक्शन है क्योंकि वो उसका टीचर होता है, लेकिन वो कहीं भी ये नहीं चाहता था कि वेगापंक और कुमा भी मर जाए, और यही सब उसकी आंखें बता रही थी। तभी वो कहता है मेरे को अपने डार्क सनग्लासेस लाने चाहिए थे, क्योंकि उसकी आंखें क्लियरली बता रही थी वो ये सब नहीं चाहता। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है सैटर्न बिल्कुल भी टाइम ना गवाते हुए बस्टर कॉल को इनिशिएट कर देता है, जिसका रीजन वो ओहारा वाला ही देता है कि ये जो आइलैंड है वो वर्ल्ड गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्लॉटिंग कर रहा था, तो अपने वेपन्स तैयार करो और जस्टिस के नाम पर ये पूरा का पूरा आइलैंड तबाह कर दो। क्योंकि इस आइलैंड पे एक ऐसा साइंटिस्ट जो वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा था और एक एक्सटिंक्ट रेस का डिसेंडेंट जिसने गवर्नमेंट के अगेंस्ट काम किए हैं, और एक वो बंदा जिसने एशियंट गॉड को अवेकन कर लिया है, जिसकी वजह से ये आइलैंड काफी प्रॉब्लमेटिक बन गया है। तो बस्टर कॉल इनिशिएट करो और इस आइलैंड को खत्म करो। और उसके बाद हमें देखने को मिलेगा जैसे ही बस्टर कॉल स्टार्ट होगा, यहाँ पे सैटर्न किसी को भी टाइम नहीं देगा, और जितने भी लोअर रैंक मरीन है वो जिए या मरे, सैटर्न को उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सैटर्न के पास तो रीजनरेशन पावर है। अगर वहाँ पे बस्टर कॉल स्टार्ट हो भी जाएगा तो उससे उसे कुछ ज्यादा फर्क पड़ने नहीं वाला। तो क्या हमारे को सैटर्न वर्सेस लूफी की जो फाइट है वो देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये तो हमें आने वाले चैप्टर्स में ही पता चलेगा। और जो एशियंट रोबोट है उसका क्या रोल होने वाला है ये तो हमें आने वाले चैप्टर्स में ही पता चलेगा। तो गाइस प्लीज यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है, तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब द चैनल एंड सपोर्ट द चैनल। थैंक यू।